हेलो एवरीवन। वेलकम टू हिंदी विद विचा चैनल। आज की हमारी क्लास होने वाली है यूजीसी नेट हिंदी की यूनिट 6 हिंदी उपन्यास। जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि हमने कल की क्लास में भूमिका पढ़ी थी। जो हमारे पाठ्यक्रम में उपन्यास लगे हुए हैं उनमें से 4 उपन्यास की हमने भूमिका पढ़ ली थी और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सभी उपन्यास की भूमिका करवाऊंगी। तो आज हम बाकी बचे उपन्यास की भूमिका पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं आज हम कौन कौन से उपन्यास की भूमिका पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे मानस के हंस की भूमिका, राग दरबारी की भूमिका, आपका बंटी उपन्यास की भूमिका, देवरानी जेठानी की कहानी, बाण भट्ट की आत्मकथा और धरती धन्य अपना। मैं आपको बता देती हूँ जो स्टूडेंट नहीं जानते, अभी जो हमारा 5 मार्च को एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट का, उसमें मानस के हंस की भूमिका से भी क्वेश्चन आया था, राग दरबारी से भी क्वेश्चन आया था और आपका बंटी भूमिका से भी क्वेश्चन आया था। तो जो पाठ्यक्रम में उपन्यास लगे हुए हैं हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सबकी भूमिका तो पढ़ ही ले। यहाँ पर मैंने देखो सबकी भूमिका रखी हुई है और खुद पहले पढ़कर जो जो मुझको इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने मार्क भी किया हुआ है। और मैं आपको ये जो की तो पीडीएफ दे दूंगी कल की क्लास की भी और आज की क्लास की भी टेलीग्राम पर। पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं देवरानी जेठानी की कहानी। ठीक है, सबसे पहले इसकी भूमिका पढ़ते हैं, ज्यादा लंबी नहीं है, 1 पेज की भूमिका है। प्रथम संस्करण की भूमिका। स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई है सब अपने अपने ढंग और रीति से अच्छी है, परंतु मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री और पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। जब मुझको यह निश्चय हुआ कि स्त्री स्त्रियों की बोली और पुरुष पुरुषों की पसंद करते हैं, तो जो कोई स्त्री पुरुषों की बोली व पुरुष स्त्रियों की बोली बोलता है उसको नाम धरते हैं। इस कारण मैंने इस पुस्तक में स्त्रियों ही की बोलचाल और वही शब्द जहाँ जैसा आशय है लिखे हैं और यह वह बोली है जो इस जिले के बनियों के कुटुंब में स्त्री पुरुष व लड़के वाले बोलते चालते हैं। संस्कृत के बहुत शब्द और पुस्तकों जैसे इसलिए नहीं लिखे कि न कोई चित्त से पढ़ता और न सुनता है। इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले तो भूमिका की जो प्रारंभ की पंक्ति होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक में यह भी दर्शा दिया है कि इस देश के बनिए जन्म मरण विवाह आदि में क्या क्या करते हैं, पढ़ी और बेपढ़ी स्त्रियों में क्या क्या अंतर है, बालकों का पालन और पोषण किस प्रकार होता है और किस प्रकार होना चाहिए। एक तरह से ये यहाँ पर आपको विषय वस्तु पता चल रही है कि उपन्यास की विषय वस्तु क्या है। स्त्रियों का समय किस किस काम में व्यतीत होता है और क्यों कर होना उचित है। बेपरी स्त्री जब एक काम को करती है उसमें क्या क्या हानि होती है और वही काम जब पढ़ी हुई स्त्री करेगी तो क्या क्या लाभ होंगे। स्त्रियों की वह बातें जो आज तक नहीं लिखी गई है मैंने खोज कर सब लिख दी है और इस पुस्तक में ठीक ठीक वही लिखा है जैसा आजकल बनियों के घरों में हो रहा है, बाल बराबर भी अंतर नहीं है। इम्पोर्टेंट है। प्रकट हो कि यह रोचक और मनोहर कहानी श्रीयुत एम केमसा साहिब ने डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बहादुर को ऐसी पसंद आई, मन को भाई और चित्त को लुभाई कि शुद्ध करके इसके छपने की आज्ञा दी। तो जो ये पुस्तक है इसको छपने की आज्ञा किसने दी थी ये भी याद रखना, श्रीयुत एम केमसा साहिब ने। आजकल इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे है, तो इसमें हमें एक तो ये नाम याद रखना है। आगे जो मुझको इस भूमिका में इम्पोर्टेंट लगा वो ये यहाँ पर ये पंक्ति दी हुई है। आजकल जो ये गीत दिए रहते हैं पदों में नाम दिए रहते हैं ये बहुत पूछे जाने लगे हैं, तो ये हमको याद रखना है। दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से, रही भूल मुझसे जो इसमें कही बना अपनी पुस्तक में लेबे वही, दया से कृपा से क्षमा रीति से छिपावे बूढ़ों को भले प्रीति से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 वजह से इम्पोर्टेंट है। एक तो ये इस तरह की जो ये गीत आते हैं ये बड़े पूछे जाते हैं और ये तो भूमिका में ही दिया हुआ है। दूसरा क्योंकि अभी तक नहीं पूछा गया है तो हो सकता है इस बार यही एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये हमारी 1 पेज की पंक्ति है। मैं पेज को डिवाइड कर कर रखती हूँ 2 स्लाइड में ताकि क्लियर दिखाई दे।
तो ये हमारी जो है देवरानी जेठानी की कहानी की भूमिका समाप्त हुई। उसके बाद जैसे ही मैंने बुक ओपन की तो मुझको ये मिला, मुझको इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए मैंने ये पेज भी रख लिया है। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, एक तो ये कि 1870 ईस्वी में यहाँ पर समय दिया हुआ है रचना का। उसके बाद इसकी विषय वस्तु बताई गई है। इसमें एक वृद्ध और लिखी पढ़ी स्त्री की सम्मति से पंडित गौरीदत्त ने बनाई थी। ये हमको पता भी होता है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर रख दिया। और ये वाला पोर्शन हम पीछे भूमिका में ही देखकर आ गए हैं। मुझको इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिया है। आगे चलते हैं। अब हम चले गए अपने अगले उपन्यास की तरफ, जो कि है राग दरबारी। राग दरबारी की भूमिका जो है इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। देखो, भूमिका सभी की इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसकी भूमिका मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगी। दो तीन चीजें बहुत इम्पोर्टेंट मुझको लगी है, जो मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहली ये लाइन इम्पोर्टेंट है। राग दरबारी का लेखन 1964 के अंत में शुरू हुआ। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो राग दरबारी उपन्यास है, उसका लेखन जब शुरू हुआ कौन से वर्ष में हुआ, तो ये आपको याद रखना होगा। और अंतिम रूप में 1967 में समाप्त हुआ। ये आपको याद रखने होंगे दोनों सन। और 1968 में इसका प्रकाशन हुआ, ये तो हमको पता ही है राग दरबारी का प्रकाशन वर्ष तो। और 1969 में मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। राग दरबारी के लिए आपको 4 सन याद रखने होंगे, जो इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आगे चलते हैं। तब से अब तक इसके दर्जनों संस्करण और पुनर्मुद्रण हो चुके हैं। 1969 में ही एक सुविख्यात समीक्षक ने अपनी बहुत लंबी समीक्षा इस वाक्य पर समाप्त की, अपठित रह जाना ही इसकी नियति है। दूसरी ओर इसकी अधिकांश समीक्षाएं मेरे लिए अत्यंत उत्साहवर्धक सिद्ध हो रही थी। कुल मिलाकर हिंदी समीक्षा के बारे में यह तो स्पष्ट हो ही गया कि एक ही कीर्ति पर कितने परस्पर विपरीत विचार एक साथ फल फूल सकते हैं। यानी राग दरबारी उपन्यास पर ये बता रहे हैं कि कोई तो मतलब बहुत तारीफ कर रहा था और कोई इसकी आलोचना कर रहा था कि मतलब ये अच्छी नहीं है, कुछ अच्छे बता रहे थे। तो ये कहते हैं कि कुल मिलाकर हिंदी समीक्षा के बारे में यह तो हो ही गया कि एक ही कीर्ति पर कितने परस्पर विपरीत विचार एक साथ फल फूल सकते हैं। उपन्यास को एक जनतांत्रिक विधा माना जाता है। इम्पोर्टेंट, आपसे ये पूछा जा सकता है किसने उपन्यास को एक जनतांत्रिक विधा माना है, तो याद रखिएगा श्रीलाल शुक्ल ने। जितनी भिन्न भिन्न मतों वाली समीक्षाएं और आलोचनाएं इस उपन्यास पर आई, उससे यह तो प्रकट हुआ ही कि यही बात आलोचना की विधा पर भी लागू की जा सकती है। इसमें मुझको जो है ये पहला जो हमारा पैराग्राफ है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने मार्क किया हुआ है। एक बार आप भी देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। देखो, जब भी मैं आपको कोई पढ़ाती हूँ तो ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने पढ़ा दिया और आपकी चीजें याद हो गई। नहीं, आपको भी बहुत बार रिवीजन करना होगा, तो ये दिमाग में बैठ जाएगी चीजें। तो इनका आपको भी थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद चलेंगे आगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैंने बता दिया, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगी। फिर ये पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, उसमें मुझे ये पंक्ति इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है, पहले मैं आपको पीवाईक्यू दिखा देती हूँ। देखो, ये क्वेश्चन आया था अभी 5 मार्च को आया था एग्जाम में। जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे यह उपन्यास और ज्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। यह कथन किस उपन्यास के लिए उसके उपन्यासकार ने पुनर्प्रकाशन की भूमिका में लिखा था, तो हमारा आंसर था राग दरबारी। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि भूमिका से क्वेश्चन आया है। तो देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो का तो श्रीलाल शुक्ल का जो उपन्यास है राग दरबारी, उसकी भूमिका से पूछा गया है। तो एक इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि पहले आ चुकी है, लेकिन देखो ये भी एक पेज की भूमिका है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। अब आपका काम बनता है कि आप खुद से एक बार कंप्लीट पढ़ ले। फिर यहाँ पर ये मैंने आपको पीवाईक्यू बता दिया। अब अगले उपन्यास पर चलेंगे, बाण भट्ट की आत्मकथा। इसकी भूमिका जो है 1 पेज की है। देखते हैं। आत्मकथा प्रकाशित हो रही है, अनेक मित्रों के आग्रह, अनुरोध और शुभेच्छा का ही यह परिणाम है। आरंभ में कथा विशाल भारत में प्रकाशित होने लगी थी। अगर उस पत्र के यशस्वी सुहृदय श्री मोहन सिंह सेंगर ने बार बार बढ़ावा देकर लिखवाने ली होती, तो कथा लिखी ही न जाती। विचार था कि समाप्त होने के बाद इस कथा पर एक विस्तृत आलोचना लिखी जाए। समय के अभाव में ऐसा नहीं हो सका।
सहृदय पाठकों के लिए यह कार्य छोड़ दिया गया। एक विशेष अभिप्राय से रविंद्रनाथ की एक कविता का भाव इसमें एक स्थान पर जोड़ दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि इसमें जो है रविंद्रनाथ की एक कविता का भाव इसमें एक स्थान पर जोड़ दिया गया था। वह अभिप्राय तो सिद्ध नहीं हुआ, पर जोड़ा हुआ अंश जागता रह गया। बाणभट्ट और श्री हर्षदेव के ग्रंथ कथा के प्रधान उपजीव्य रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जा सकता है कि बाणभट्ट के आत्मकथा लिखने के लिए कौन से उपजीव्य ग्रंथ रहे हैं, तो वो याद रखेगा बाणभट्ट और श्री हर्षदेव के, इन दो के रहे हैं। तो इसमें एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। उसके आगे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, शांति निकेतन के कला भवन के भाई कृपाल सिंह जी ने पुस्तक के प्रच्छद पट का चित्र तैयार कर दिया है। यह चित्र उदयगिरी की ब्रह्ममूर्ति के एक फोटो के आधार पर बनाया गया है। इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। चित्र किसने तैयार किया था? कृपाल सिंह जी ने किया था। और किसके आधार पर बनाया गया है? किस फोटो के आधार पर? उदयगिरी की ब्रह्ममूर्ति के आधार पर ये चित्र बनाया गया है। इम्पोर्टेंट है, तो इसमें दो तीन चीजें है जो इम्पोर्टेंट है वो आप याद रखना। चलेंगे अगले उपन्यास की तरफ। अब ये धरती धन्य अपना उपन्यास की भूमिका देखते हैं। मेरा यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियों और उनके दामन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज है। इम्पोर्टेंट है ये। जो ये पहली पंक्ति है, ये आप शेखर एक जीवनी से कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि ये भी कुछ मिली जुली पंक्ति ही हमको मिलती है शेखर एक जीवनी की भूमिका में। तो ये खास तौर पर याद करना, कंफ्यूज मत होना। मेरे किशोरावस्था मेरे ननिहाल की गांव रलहन पंजाब में बीती। गांव का एक हरिजन परिवार मेरे नाना जी की जमीन जोतता था और इसी सिलसिले में मुझे उनकी बस्ती में जाना पड़ता था। हरिजनों की बस्ती में जाने पर कोई पाबंदी तो नहीं थी, परंतु कुछ मर्यादाएं थी, कुछ परंपराएं और सीमाएं थी जिनमें बंधकर जरूर चलना पड़ता था। ये जो उपन्यास है धरती धन्य अपना, ये दलित जीवन पर लिखा गया है। ये भी आपको पता होगा, मैं भी आपको पहले बता चुकी हूँ। तो ये उसी से संबंधित यहाँ पर बात हो रही है कि जो हरिजनों की बस्ती थी वहां पर जो है पाबंदी थी, कुछ मर्यादाएं थी, परंपराएं थी जिनमें बंधकर जरूर हमें चलना पड़ता था। गांव का दोहित्र होने के कारण मुझसे इन मर्यादाओं का कड़ाई से पालन करने की अपेक्षा की जाती थी। मेरे किशोर मन बंधनों की झीनी सी दीवार को तोड़कर हरिजनों की छोटी छोटी सीलन भरी अंधेरी कोठरियों में छिपे रहस्यों को जानने के लिए हरदम व्यग्र रहता था। लोगों की आंख बचाकर मैं उनमें गया और मन भरकर मैंने उन बंधनों को तोड़ा भी। गांव में चल रहे इस भेदभाव को देखकर मेरे किशोर मन में विद्रोह की ज्वालाएं भड़क उठी, परंतु इन्हें अभिव्यक्ति देने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता था। आगे इसमें ये पंक्ति इम्पोर्टेंट है कि उपन्यास लिखने जैसी किसी चीज से तो मैं बिल्कुल ही परिचित नहीं था। इम्पोर्टेंट है, ये भी आप इसको भी मार्क कर लीजिएगा इस लाइन को। आगे चलते हैं। इसी दौरान पढ़ाई और बाद में नौकरी के सिलसिले में मुझे शहर जाना पड़ा, परंतु वर्ष में एक आध बार छुट्टियों में मुझे अपने ननिहाल जाने का भी अवसर मिलता रहा। मैं हर साल यही देखता था कि गांव में मर्यादाओं को की सीमाएं टूटनी तो दूर रही, उनकी जकड़न दिनों दिन सख्त होती जा रही है। अर्थशास्त्र का छात्र होने के कारण मुझे इस सामाजिक दुरावस्था के पीछे छिपे आर्थिक कारणों का भी पता चलने लगा। मैं यह सब देखकर बहुत ही उद्विग्न होता था कि आर्थिक अभावों की चक्की में युगांतरों से पिस रही हरिजन अब भी मध्यकालीन यातनाओं को भोग रहे हैं। जिस भूमि पर वे रहते हैं, जिस जमीन को वे जोतते हैं, यहाँ तक कि जिन छप्परों में वे रहते हैं, कुछ भी उनका नहीं है। इन्हीं बातों को देखकर मेरे किशोर मन की वेदना सहसा अपने सभी बांध तोड़कर फूट निकली और मैंने अपेक्षित उपेक्षित हरिजनों के जीवन का चित्रण करने का संकल्प कर लिया। प्रस्तुत उपन्यास लिखने का मूल प्रेरणा बिंदु यही है। अपने जातिगत संस्कारों तथा सामाजिक मान्यताओं की कठोर जकड़न के कारण मैं हरिजनों के जीवन की कटुताओं को स्वयं तो नहीं भोग सका, फिर भी मुझे अपने दुख साहस के कारण उनके जीवन को बहुत निकट से देखने का अवसर अवश्य मिला है। इम्पोर्टेंट है, मैंने सर्वथा निरपेक्ष रहकर भारतीय जीवन के इन कटे हुए संदर्भों का चित्रण किया है
और कहीं भी अपना मत थोपने अथवा अपनी विचारधारा को लादने की चेष्टा नहीं की है। जगदीश चंद्र, तो ये भूमिका खुद उन्होंने राइटर ने लिखी है, इम्पोर्टेंट है। देखो सबकी भूमिका जो आज उपन्यास है उनकी ज्यादा लंबी नहीं है। हम मानस का हंस और आपका बंटी की 4 पेज की भूमिका है, वैसे जो है बाकी उपन्यास की इतनी लंबी भूमिका नहीं है। तो यहाँ पर हमारी धरती धन्यापना की भी भूमिका समाप्त होती है। एक चीज जो मुझको इम्पोर्टेंट लगी, मैं आपको देखो, मेरी आदत है कि जो बुक होती है जब मैं उसको ओपन वगैरह करती हूँ उसके में जो शुरू में चीजें लिखी रहती है उनको बहुत ध्यान से देखती हूँ। तो मुझको एक ये इम्पोर्टेंट मिला धरती धन्य अपना उपन्यास में, सोम आनंद को जिनके सहयोग ने मेरी सो रही सृजन चेतना को पुनर्जागृत करके यह उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया। तो जगदीश चंद्र को धरती धन्य अपना उपन्यास लिखने के लिए किसने प्रेरित किया? सोम आनंद। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अब हम यहाँ पर चले गए अपने अगले उपन्यास की तरफ, आपका बंटी उपन्यास है। इसकी भूमिका है जन्म पत्री बंटी की, मन्नू भंडारी का वक्तव्य, इंपॉर्टेंट है भूमिका। भूमिका में जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये यहाँ पर ये पहला पेज है, एक ही पेज है ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो पंक्ति है वो ये है, मुझे लगा, मुझे मतलब जो है लेखिका खुद बोल रही है मन्नू भंडारी, मुझे लगा कि बंटी किन्हीं दो एक घरों में नहीं, आज के अनेक परिवारों में सांस ले रहा है, अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग स्थितियों में। लेकिन एक बात मुझे इन बच्चों में समान लगी और वह यह कि ये सभी फालतू, गैर जरूरी और अपनी जड़ों से कटे हुए हैं। फिर उसके बाद ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, किसी एक व्यक्ति के साथ घटी घटना दया, करुणा और भावुकता पैदा कर सकती है, लेकिन जब अनेक जिंदगियां एक जैसे सांचे में ही सामने आने लगती है तो दया और भावुकता के स्थान पर मन में धीरे धीरे एक आतंक उभरने लगता है। मेरे साथ भी यही हुआ। इम्पोर्टेंट, आगे फिर जो पंक्ति इंपोर्टेंट है, यही कारण है कि बंटी मुझे तूफानी समुद्र यात्रा में किसी द्वीप पर छुटे हुए अकेले और असहाय बच्चे की तरह नहीं, वरन अपनी यात्रा के कारणों के साथ और समानांतर जीते हुए दिखाई दिया। इंपोर्टेंट है ये भी। फिर इसमें आगे जो है ये अजय और शकुन, ये बंटी के माता पिता का नाम था। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट मुझको लगा, शकुन अजय के संबंधों की टकराहट में सबसे अधिक पिछड़ा बंटी ही है, क्योंकि जब माता पिता का तलाक हो जाता है तो सबसे ज्यादा कौन पिसता है? बच्चे ही पिसते हैं। तो वो इसका जो उपन्यास है उसकी जो है विषय वस्तु यही है। आगे चलते हैं। फिर ये इम्पोर्टेंट है इसमें, आज तो लगता है कि कहानी में बिखरी लोक कथाएं अनायास ही नहीं आ गई है, वे शकुन के जीवन की दो नितांत विरोधी स्थितियों, मिथ और वास्तविकता के अंतर विरोध को उजागर करती है। इम्पोर्टेंट है। आगे फिर इसमें जो है ये हमारी दो कोटेशन जो है इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको पीवाईक्यू दिखा देती हूँ, ये पिछली बार का ही है, अभी 5 मार्च का एग्जाम होता। इसमें आया था, देखो ये जो आप ऊपर वाली पंक्ति पढ़ेंगे तो ये सेम पंक्ति, विवाह की असफलता और तलाक की त्रैष्टि के त्रास को वे गुनाई बंटी ही सबसे अधिक भोगता है। तो ये देखो इसमें जो की तो पंक्ति दी हुई है यहाँ पर, सबसे आखिरी लाइन ये रही, सेम लाइन है ना, तो इस तरह भूमिका से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम इस पंक्ति को एक बार पढ़ लेते हैं, दोनों कोटेशन जो है इंपोर्टेंट है। पात्र अपनी अपनी दृष्टि संवेदना की सीमाओं में एक दूसरे को गलत सही कहते रह सकते हैं, लेकिन देखना यह जरूरी होता है कि लेखकीय समझ किसी के प्रति पक्षपात तो नहीं कर रही। गलत और सही अगर कोई हो सकते हैं तो वे अजय, शकुन और बंटी के आपसी संबंध। इस परिस्थिति की सबसे बड़ी विडंबना ही यही है कि इन संबंधों के लिए सबसे कम जिम्मेदार और सब ओर से बेगुनाह बंटी ही इसके तराश को सबसे अधिक भोगता है। तो हो सकता है आपसे ये पंक्ति कोटेशन दे दो और पूछ ले किसने कहा है आपका बंटी उपन्यास के बारे में, तो याद रखिएगा स्वयं जो इसकी लेखिका है मन्नू भंडारी, उन्होंने कहा है। उसके बाद जो है ये हमारी इम्पोर्टेंट है कोटेशन, ये आप देख लीजिएगा। तो आपका बंटी उपन्यास की यहाँ पर भूमिका में जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने मार्क किया हुआ है, और यहाँ पर जो की तो बुक की पीडीएफ से मैंने जो है इसको मार्क किया और फिर इसको पीपीटी बनाई है। तो बिल्कुल जो है ये ओरिजिनल भूमिका है, ऐसा नहीं है कि इधर उधर की भूमिका है। ये कंप्लीट भूमिका यहाँ पर रखी हुई है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दिया। अब हम चलेंगे अपने, ये यहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी बता दिया, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में भूमिका से।
अब हम चलेंगे अपने अगले उपन्यास की तरफ, जो कि है मानस का हंस। इसकी भूमिका हम देख लेते हैं। पिछली बार मानस के हंस की भूमिका से भी क्वेश्चन आया था। देखो, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो यदि आप उपन्यास की भूमिका पढ़ लेते हैं तो आपके दो क्वेश्चन कहीं नहीं गए, दो क्वेश्चन तो आपके आराम से भूमिका से आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है आप तो सोचो कि भूमिका नहीं पढ़ते हम, या भूमिका पढ़ने से क्या होता है, एक दो क्वेश्चन ही तो आते हैं। तो सब टॉपिक से एक दो क्वेश्चन ही आते हैं नेट के एग्जाम में। ठीक है, तो हमें बूंद बूंद से सागर बनना होता है। जैसे माना, जैसे मैं उपन्यास की बात करूं, उसके पात्र कर लीजिए, दो तीन क्वेश्चन वहां से आ जाएंगे। विषय वस्तु से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, भूमिका से आएगा क्वेश्चन, जो उपन्यासकार है वहां से एक क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे धीरे धीरे कर करके हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें हर टॉपिक पर अपनी कमांड होनी चाहिए, जितना हम खुद से कर सकते हैं। चलते हैं अब अपने अगले उपन्यास की तरफ, मानस के अंश की भूमिका पढ़ते हैं। गत वर्ष अपने चिरंजीवी भतीजों के यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर बंबई गया था। वहीं एक दिन अपने परम मित्र फिल्म निर्माता निर्देशक सब महेश कौल के साथ बातें करते हुए सहसा इस उपन्यास को लिखने का संकल्प मेरे मन में जागा। तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे चलते हैं। यह सच है कि गोसाई जी की सही जीवन कथा कहीं नहीं मिलती। यूं कहने को तो रघुवर दास, बेनी माधव दास, कृष्ण दत्त मिश्र, अविनाश राय और संत तुलसी साहब के लिखे गोसाई जी के 5 जीवन चरित्र हैं। तो जो अमृतलाल नागर है, उन्होंने क्या बताया है कि तुलसीदास के जीवन में वैसे तो कोई कथा नहीं मिलती, लेकिन कहने को उनके 5 जीवन चरित्र है। तो आपको याद रखना है वे 5 किस किसने लिखे हैं। एक लिखा है रघुवर दास ने, फिर दूसरा बेनी माधव दास ने, कृष्ण दत्त मिश्र ने, अविनाश राय और संत तुलसी साहब। तो आपको ये पांचों नाम याद रखने हैं। यहाँ पर जो है रघुबर दास की रचना का नाम दिया हुआ है तुलसी चरित्र। इंपोर्टेंट है, ये आपको रचना याद रखनी है। तुलसी चरित्र किसने लिखी थी? रघुबर दास ने। फिर यहाँ पर बेनी माधव दास द्वारा लिखित मूल गोसाई चरित्र, ये दो नाम हम रामचंद्र शुक्ल की बुक में ही पढ़ते हैं। तुलसी चरित्र किसने लिखी थी? रघुबर दास ने। और मूल गोसाई चरित्र किसने लिखी थी? बेनी माधव दास ने। तो आपको ये पांच तो नाम याद रखने हैं कि किसने जीवनी लिखी है तुलसीदास के जीवन पर। और इन 5 में से 2 की रचनाओं का हमें यहाँ पर नाम मिल रहा है, तो वो भी हमको याद रखना होगा। आगे चलते हैं फिर। इसमें फिर ये मान लेते हैं, यहाँ पर जो 3 रचनाएं हैं यहाँ पर तुलसीदास की, एक बार पढ़ते हैं। यह मानते हुए भी कवितावली, हनुमान बाबू और विनय पत्रिका आदि रचनाओं में तुलसी के संघर्षों भरे जीवन की ऐसी झलक मिलती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो ये बता रहे हैं कि कवितावली, हनुमान बाबू और विनय पत्रिका, इन 3 रचनाओं में तुलसी के संघर्ष भरे जीवन की झलक देखने को हमें मिलती है। फिर आगे चलेंगे। आगे इम्पोर्टेंट है, गोसाई जी ने बनारस में नाग नथैया लीला, प्रहलाद लीला और ध्रुव लीलाएं भी कराई थी। इनमें ध्रुव लीला को छोड़कर बाकी लीलाएं आज तक बराबर होती है। यह तीनों लीलाएं किशोरों और नवयुवकों से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो गोसाई जी ने उन्होंने 3 लीलाएं करवाई है बनारस में। कौन कौन सी? नाग नथैया लीला, प्रहलाद लीला और ध्रुव लीला। और ये तीनों लीलाएं किनसे संबंधित है? किशोरों और नवयुवकों से। ये हमको पॉइंट इसमें याद रखना है। आगे चलेंगे। फिर यहाँ पर जो है, इस उपन्यास को लिखने से पहले मैंने कवितावली और विनय पत्रिका को खास तौर से पढ़ा था। तो ये पूछा जा सकता है कि अमृतलाल नागर ने मानस का हंस लिखने से पहले तुलसीदास की किन रचनाओं को पढ़ा था? तो कवितावली और विनय पत्रिका। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि एक हमको ये याद रखना है, राजापुर वाला। क्या याद रखना है कि अमृतलाल नागर ने तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ पर माना है? राजापुर में माना है। देखो, आपको पता होगा तुलसीदास के जन्म स्थान के बारे में विवाद चलता है। कोई तो राजापुर मानता है और कोई सुपर खेत मानता है। तो जो अमृतलाल नागर है, उन्होंने किसे माना है? राजापुर को उनका जन्म स्थान माना है। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद है, उपन्यास में एक जगह मैंने नवयुवक तुलसी और काशी की एक वेश्या का असफल प्रेम चित्रित किया है। आगे चलते हैं। फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट है, यह उपन्यास 4 जून सन 1971 ईस्वी को तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में लिखना आरंभ करके 23 मार्च 72 रामनवमी के दिन लखनऊ में पूरा किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो उपन्यास है लिखना कब शुरू किया गया था? 1971 में। और कहाँ पर किया गया था? तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में। ठीक है, और खत्म कब हुआ? रामनवमी के दिन लखनऊ में पूरा हुआ था 1972।
चित्र भगवत प्रसाद पांडे ने मेरे लिपिक का काम किया। उनके लिपिक का काम किसने किया था? भगवत प्रसाद पांडे ने। इस उपन्यास को लिखते समय मुझे अपने दो परम बंधुओं रामविलास शर्मा और नरेंद्र शर्मा की बड़े ही प्रेरणादायक पत्र अक्सर मिलते रहे। ठीक है, इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखते हैं, ये आपके एग्जाम में भी आया था। डॉक्टर मोती चंद्र लिखित काशी का इतिहास तथा राहुल सान्कृत्यायन लिखित अकबर पुस्तकों ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संजोने में तथा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की तुलसीदास, उदय भानु सिंह की तुलसी काव्य मीमांसा ने कथानक का ढांचा बनाने में बड़ी सहायता की। तो अमृतलाल नागर ने मानस का हंस लिखने में किन किन पुस्तकों की सहायता ली थी, वो आपको याद होना चाहिए। काशी का इतिहास, अकबर, तुलसीदास और तुलसी काव्य मीमांसा, ये चार रचना की। काशी का इतिहास हो गया, अकबर हो गया, तुलसीदास हो गया और तुलसी काव्य मीमांसा, ये आपको याद रखना है। देखो यहाँ पर जो मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देती हूँ, ये आया था मानस का हंस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने निम्न पुस्तकों से सहयोग लिया, तो ये आपको याद रखना होगा। तुलसी काव्य मीमांसा, काशी का इतिहास, अकबर। और आपको ये भी याद होना चाहिए ये तीनों रचनाएं किसके द्वारा लिखित थी, तो ये भी पीछे दिया हुआ है, यहाँ पर देख लेते हैं। काशी का इतिहास मोती चंद्र ने, अकबर राव सान्कृत्यायन ने, तुलसी काव्य मीमांसा उदय भानु सिंह ने, और ये तुलसीदास भी याद रखना, माता प्रसाद गुप्त ने। आगे चलते हैं अब यहाँ पर। अंत में मितवर सब रुद्र काशी के का सादर सप्रेम स्मरण करता हूँ। वे बेचारे राम बोला बोले अधूरा छोड़कर ही चले गए। रुद्र जी काशी के चलते फिरते विश्व कोश थे। डॉक्टर रांगे राघव भी रत्ना की बात लिखकर तुलसी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त कर रहे हैं। आपको पता है रत्ना की बात उपन्यास है रांगे राघव तक का, और किसके ऊपर लिखा गया है? तुलसीदास के ऊपर लिखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। रत्ना की बात किसका उपन्यास है? रांगे राघव का। और किसके जीवन पर लिखा गया है? तुलसी के जीवन पर लिखा गया है। तो ये इंपोर्टेंट हुआ। भूमिका किसने लिखी है? खुद लेखक ने लिखी है, अमृतलाल नागर। तो यहाँ पर जो हमारी भूमिका कंप्लीट होती है। उसके बाद जिंदगी नामा में भूमिका नहीं दी हुई है, लेकिन जैसे ही बुक ओपन करते हैं हमको ये देखने को मिलता है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। पढ़ लेते हैं। इतिहास जो नहीं और इतिहास जो है वह नहीं, जो हुकूमतों की तबकाओं में परमाणु और सबूतों के साथ ऐतिहासिक खातों में दर्ज कर सुरक्षित कर दिया जाता है, बल्कि वह जो लोकमानस की भागीरथी के साथ साथ बहता है, पनपता है और फैलता है और जन सामान्य के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। इम्पोर्टेंट है किस उपन्यास में है? ये जिंदगी नामा में। तो जिंदगी नामा देखो मैंने आज 6 उपन्यास की भूमिका करवाई और कल 4 उपन्यास की, तो टोटल जो है हमारे 10 उपन्यास हो गए थे। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, कल मैंने इन 4 उपन्यास की आपको भूमिका करवाई थी, आज हमने 6 उपन्यास की कर ली, तो टोटल हमारे 10 उपन्यास की भूमिका हो गई। बाकी 3 जो उपन्यास बचते हैं उनमें भूमिका नहीं दी हुई है। जिंदगी नामा, तमस और गोदान, मेरे पास जो बुक थी उनमें भूमिका नहीं दी गई है, जो मेरे पास पीडीएफ थी और मैंने वेबसाइट से भी डाउनलोड की। लेकिन मान लीजिए आपके पास बुक है और उसमें भूमिका दी हुई है, तो आप मुझको बता दीजिएगा टेलीग्राम पर, मैं ये भी आपको करवा दूंगी और मुझको भेज दीजिएगा। बाकी मैंने जितना चेक किया, एक दो से मैंने पूछा भी, तो बाकी जो मैंने 3 उपन्यास बताए, जिंदगी नामा, तमस, गोदान, इन 3 उपन्यास में भूमिका नहीं दी गई है। उसके बाद देखो आज हमारी जो है यूनिट 6 हिंदी उपन्यास कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है, एनटीए यूजीसी नेट हिंदी 2022-23 यूनिट 6 हिंदी उपन्यास। तो यदि आप जून वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्ले लिस्ट को देख लीजिए। क्लास भी बता देती हूँ कौन कौन सी है। पहली क्लास है, उसमें मैंने आपको ये बताया हमें किस तरह यूनिट 6 पढ़नी है। फिर ये वाली क्लास तो आप स्किप कर दीजिएगा, ठीक है, इसे देखने की जरूरत नहीं है। ये बाकी जो हमारी 5 क्लास है, पहली क्लास है, इसमें मैंने आपको सभी हमारे 13 उपन्यास के पात्र करवाए, एक जगह विषय वस्तु और उनका कालक्रम। फिर अगली क्लास में मैंने आपको रामचंद्र तिवारी की बुक से 13 के 13 उपन्यासों की समीक्षा करवाई है, इंपोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पाठ्यक्रम में उपन्यास लगे हुए हैं उनके उपन्यासकार है, जैसे प्रेमचंद, हमारे मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, इनके सभी उपन्यास करवाए हैं विधि काल क्रम। और उसके बाद यहाँ पर मैंने यूनिट 6 के पीवाईक्यू करवाए हैं 2020-21-22, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको जरूर देख लीजिएगा।
उसके बाद जो मैंने आपको बताया, कल मैंने क्लास में आपको 4 उपन्यास की भूमिका करवाई थी और एक आज मैंने आपको भूमिका करवाई है। 2 क्लास मान लीजिए भूमिका पर हो गई। 2 क्लास ये और 1 2 3 4 4 यानी टोटल हमारी 6 क्लास है जो आपको देख लेनी चाहिए। यदि आप इन 6 क्लास को देख लेंगे तो मुझे लगता है, मान लीजिए 10 क्वेश्चन आए हिंदी उपन्यास वाली यूनिट से, तो आपके 7 क्वेश्चन हो जाएंगे सही, अगर आप ये 6 क्लास देख लेते हो। देखने का मतलब ये नहीं है कि एक बार देख लिया और हमारा काम हो गया, नहीं। देख लो आराम से, उसके नोट्स बना लो, फिर उन नोट्स का बार बार रिवीजन करो। एक बार क्लास देखने से कोई चीज याद नहीं रहती, वो मैं आपको क्लियर बता देती हूँ। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, चाहे आप बहुत सारा पढ़ लीजिए, रिवीजन नहीं करते हो तो कोई फायदा नहीं है। तो एक क्लास देख लीजिए, इनके नोट्स बना लीजिए, नहीं तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी। ठीक है, और उनको बार बार रिवाइज कीजिए, तो आपके जो है, अगर 10 क्वेश्चन आए मान लीजिए, तो आपके 7 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। 3 क्वेश्चन इसलिए सही नहीं होंगे, देखो, 1 या 2 क्वेश्चन तो पंक्ति के आते हैं, वे वही कर पाते हैं जो डीपली मतलब उपन्यास को पढ़ते हैं, और एक एक क्वेश्चन वैसा डीपली पूछ लिया जाता है कि शहर का वर्णन है, कोई भी डीपली चीज पूछ ली जाएगी। तो 10 में से 7 क्वेश्चन आपके इन 6 क्लास से हो जाने हैं, इतनी मुझे पूरी उम्मीद है। उम्मीद मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पिछली बार भी जब मैंने आपको ये करवाया था, तो स्टूडेंट ने मुझे खुद बताया था कि उनकी हेल्प हुई है। तो आप देख लीजिएगा, और यदि आपका कोई डाउट है तो आप मुझको ईमेल आईडी पर भेज दीजिएगा। कल को मैं आपको करवाऊंगी हिंदी कहानी वाली यूनिट करवाऊंगी, उसके पीवाईक्यू करवाऊंगी 2020-21-22 के। जिस तरह मैंने जो आपको है उपन्यास के भी करवाए हैं पीवाईक्यू और हिंदी नाटक वाली यूनिट के भी। तो कल हम करेंगे हिंदी कहानी वाली यूनिट के पीवाईक्यू। और यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। अभी मैंने भूमिका वाली पीडीएफ नहीं भेजी है, आज आपकी भूमिका कंप्लीट हो गई तो एक साथ ही मैं आपको जो है पीडीएफ भेज दूंगी टेलीग्राम पर। और मैंने पूरे पूरे उपन्यास की भूमिका भी भेजी हुई है, वो मैंने आपको कल ही भेज दी थी, जिनकी मैंने भूमिका करवाई थी, उनके पूरा उपन्यास मैंने आपको भेज दिया था। और केवल यदि आपको भूमिका की पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको आज भेज दूंगी। और यदि आपका कोई डाउट है तो आप मुझको या तो ईमेल पर भेज दीजिएगा या इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर कर बता दीजिएगा। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और यूजफुल लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।